हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये समसामयिक घटना चक्र का जीएस पॉइंटर। ठीक है, जीएस पॉइंटर मतलब कि जितने भी प्रश्न पिछले कई सारों एग्जाम में पूछे गए हैं उनका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें हम आज लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन करेंगे। ठीक है। और इसको शुरू करने से पहले जैसे कि आप ईएसआई का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी ये यूजफुल है। बीपीएससी का आ रहा है, फॉरेस्टर का है, या यूपीएससी का कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, कम समय बचा है तो इसको फटाफट हम लोग कर लेंगे। इस वीडियो पे नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी स्टडी ग्रुप होगा उसमें आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 से 2 बार बस देखिएगा, 1 से 2 घंटे में आपका सारा जो है कन्फ्यूजन और सारे क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। एग्जाम से पहले अवश्य देखिएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि समय बहुत कम है। बहुत लोगों का ऐसा मैसेज आया था कि बहुत कम समय है और इतने समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो देखिए, डिसाइड तो आपने ही किया था ना कि हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, हमको ऑफिसर बनना है, और सीधे सीधे बात बोलूँ तो बेरोजगार नहीं रहना है। ठीक है, तो डिसाइड आपने ही किया था, तो आप अभी क्यों पीछे हट रहे हो? आपको पीछे नहीं हटना है, आप पीछे मत हटो। समय अभी भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास। रात भर तैयारी करने वाला लड़का भी अच्छा से मेहनत करके निकल जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे कि नहीं, छोड़ो तैयारी कौन करने जाए, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना दिन से नहीं पढ़ा। अरे भाई, अभी टेंशन लो, आप स्ट्रेस थोड़ा बहुत लो। आप अभी स्ट्रेस थोड़ा बहुत नहीं लोगे तो फिर सब सारा साल भर का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। यही जो आपके पास 1 महीना का समय बचा हुआ है, 5 दिन का समय बचा हुआ, 10 दिन का बचा हुआ, इसी में अपनी पूरी जी जान लगा करके तैयारी करो, हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। मैं एक छोटा सा आप लोगों को कहानी बताता हूँ, और आई थिंक अब हर एक लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एक मोटिवेशनल कहानी बताया करूँगा। तो एक एक मेढक था। ठीक है, एक मेढक था। तो मेढक तो जैसे पता है कि वो जल में रहता है और फिर धरती पे रहता है। तो उसने अपने ग्रुप में बोला, मतलब मेढक का पूरा ग्रुप था, उसमें बोला कि मेरे को इस पेड़ की, जो एक पेड़ था, उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे पहुंचना है। ठीक है, मतलब सबसे ऊंची टहनी पे पहुंचना है। सारे मेढक मिल करके उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मेढक पेड़ पे कैसे चढ़ेगा भाई, आज तक कोई नहीं चढ़ा, तुम कैसे कौन से मतलब 30 मार खान होके चढ़ जाओगे। तो पता है क्या हुआ? वो मेढक चढ़ गया। मेढक उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे चढ़ करके जा करके बैठ गया, जैसा कि उसने बोला था। पता है क्यों? सोचो कैसे। वो इसलिए क्योंकि वो मेढक बहरा था। ठीक है, वो इसलिए कि मेढक बह रहा था, वो उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, इसलिए ऊपर जा कर के बैठ गया। तो क्या है ना कि बात ये है कि आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते, मतलब आपको नहीं लगेगा, अगल बगल के जितने भी सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन आप खुद को बहरा बना दो कि अरे मैं करूँगा इसको, मैं करूँगा इसको, और आप उसको कर लेते हो। जैसे कि मेढक ने किया, वो गूंगा बन गया। सीधी सी बात है, आप भी गूंगा बन जाओ ना, बहरे बन जाओ ना, सॉरी गूंगा नहीं, बहरे बन जाओ ना। बहरे बन जाओगे, किसी की आवाज़ जब नहीं सुनाई देगी आपको कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना साल तो तुमने निकाल लिया, इतना साल में तुमने क्या कर लिए, तुम इतना साल तो निकाल लिए। तो तो आप उस समय बहरे बन जाओ, मत सुनो। आप जितना मेहनत करके पहुंचे, हो सके 5 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से आपका एग्जाम क्लियर ना हो पाता हो, तो वो हो सकता है ना, उसको छोड़ो मत आप वहीं पे। बहुत लोग सक्सेस इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो क्या करते हैं कि काम तो करते हैं, 80% काम किए। ठीक है, 80% काम किए और बाकी 20% के समय में खूब किए, 20% के लिए भी मेहनत किए और 95% तक गए, और 5% के समय में लोगों की वजह से क्या हुआ कि उसको 5% ही नहीं कर पाए, वहाँ से वो क्विट कर जाते हैं, स्किप कर देते हैं उस काम को, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो बहुत लोग असफल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो सफलता के लिए काम करते करते जाते हैं, लेकिन पीक पॉइंट पे जब पहुंचना होता है, जब उनको सफलता मिलनी होती है, वहाँ से स्किप कर जाते हैं। तो ऐसा मत करो, जो भी समय है लगा दो, बहरे बन जाओ, एकदम
एकदम पूरा जी जान लगा दो, एग्ज़ाम अवश्य क्लियर होगा, ज़रूर क्लियर होगा। GSIQ एजुकेशन हमेशा आप लोगों के साथ है। और चलिए तो फिर ये मोटिवेशनल बातें कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, कुछ ना कुछ एनर्जी तो मिला ही होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस बात को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और फिर मैं और भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग देख सकते हैं लिंक के थ्रू। और चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं GS पॉइंटर का पूर्वावलोकन। इसमें पॉइंटर पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो GS पॉइंटर में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ कि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 25 से 30 प्रश्न आधुनिक भारत मतलब हिस्ट्री से रहते हैं, जिसमें से 20 से 25 के करीब में केवल हिस्ट्री, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बस क्या करना है आप लोगों को, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है। 100% एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि वास्को डी गामा जो है कालीकट तट पे पहुंचा था 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी की खोज की थी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी की खोज उसने मतलब वो अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को अपनाया था उसने। वास्को डी गामा का स्वागत किया था कौन, जमोरी ने किया था। सुमेलित करना यहाँ पे, तो यहाँ पे सुमेलित किया गया। जैसे वास्को डी गामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस था वो स्पेन का था। कैप्टन कुक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान जो था हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। अल्मीड़ा पहला गवर्नर था और अल्बुकर्क जो था वो दूसरा गवर्नर बना था, ठीक है, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी ने 1510 में गोवा के जो यूसुफ आदिल शाही वंश जो था उससे क्या हुआ था, गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में, ओके। 1509 में ये गवर्नर बना था अल्बुकर्क। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ पे, कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था किसने, पुर्तगालियों ने किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। फिर उसके बाद से आपको डेनिश का आता है, फिर डच, फिर अंग्रेज, ठीक है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा कौन बनाया था, तो हुगली में समुद्री लूटपाट जो है वो पुर्तगाली करते थे। कलकत्ता का संस्थापक जो था वो जॉब चॉर्नॉक था। लेकिन अभी एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई हुई थी, मतलब 1-2-3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले एक रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बताया कि जॉब चॉर्नॉक ने कलकत्ता का स्थापना नहीं किया था, इसलिए उसका जो मतलब स्थापना दिवस जो है, जो कलकत्ता का स्थापना दिवस है वो सही नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है किसको, जॉब चॉर्नॉक को, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने कंपनी जो है वो पूर्वी भारत में आपका, 1 मिनट एक मैप बना देता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है। ये आपका ये मैप हो गया, ठीक है। तो जो दक्षिणी भारत में अंग्रेजों ने यहाँ पे जो लगाया था, ठीक है। तो 1 मिनट कलर चेंज करने दीजिए, ठीक है। तो ये जो दक्षिण भारत में जो बनाया था, तो इस मसूलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है। पूर्वी भारत, ये आपका पूर्वी भारत हो गया। पूर्वी भारत में जो लगाया था वो कहाँ पे लगाया था, 1633 में उड़ीसा में लगाया था। उड़ीसा का तट यहाँ पे है, ठीक है। पहला का डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने जो लगाया था 1746 में, वो मद्रास पर कब्जा कर लिया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे। मतलब सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी मतलब एक साथ कंबाइंड रुपया मिला करके, मतलब पूंजी मिला करके
करने वाले जो लोग थे वो डच थे। ठीक है, सही कथन इसमें से चूज कर, मतलब बहुत सारे दे देंगे कथन, तो उसमें सही कथन ये होगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम्स एक किला था, उसका निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की उस समय कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास हथियार जो थे वो आधुनिक थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। मतलब कि यहाँ पे जो भी अच्छा वेतन देता था उसके वो अपनी सेवा में उसको लगा लेता था। ओके, आगे देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ था वो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। ये यहाँ कंफ्यूजन देता है। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब उस समय जहांगीर था। ठीक है, और उस समय जो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जब स्थापित हुई तो बादशाह जो इंडिया का था वो अकबर था। ऐसा 1599 में गठन हुआ था, तो मतलब 1600 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब दिसंबर 1599 ऐसा माना जाता है। दिसंबर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये ब्रिटेन में ही हुआ था। तो उस समय कौन थे? 1599 के करीब में आपको कौन थे? अकबर थे। ठीक है, अकबर थे, जो 1605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई थी, तो अकबर थे। ठीक है, जहांगीर के समय में आगे वाला प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर था। ओके, आगे देखते हैं कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी, कहाँ पे की थी? तो सूरत में की थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, सूरत में की थी। 1613 में की थी। ठीक है, 1608 में स्थापित करने का जो कोशिश किया गया था, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था, वह अंग्रेज अधिकारी जो थॉमस बेस्ट था, वो स्वालली के जगह पे स्थान पे हरा दिया था। यूरोपीय वास्तविक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया तो अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, 1608 में स्थापित करने का कोशिश किया गया था, लेकिन नहीं हो पाया था। बाद में 1613 ईस्वी में उसको स्थापित किया गया। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे? पुर्तगालियों से लिया था। कैसे लिया था? तो बम्बई जो लिया था, क्या हुआ था कि चार्ल्स द्वितीय के साथ में वहाँ की कैथरीन ब्रेगेंजा नाम की एक राजकुमारी थी। जब उसकी शादी, पुर्तगाली राजकुमारी थी, उसकी शादी जब चार्ल्स द्वितीय के साथ में होती है, ब्रिटेन के राजकुमार के साथ में, तो क्या होता है कि बम्बई को दहेज में दे दिया जाता है। देखिए, बम्बई उनके पापा का तो था नहीं, लेकिन वो लोग बम्बई को ही दहेज में, यानी कि पूरा एक स्टेट ही दहेज में दे दिए थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे? तो पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड थे। ठीक है, तो औरंगजेब ने इसको भारत से निष्कासित कर दिया। टिक्रम लगा सकते हैं ट्रिक में कि जॉन चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड ये बच्चे थे, इसलिए औरंगजेब क्या था? औरंगजेब ज़्यादा खूंखार था, तो उन बच्चे को डांट करके भगा दिया था। ठीक है, इंडिया से भगा दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था। कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित इसको करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो एक्स ला चैपेल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटिश की हार से हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम यूरोपियन शक्ति नहीं है, व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो डुप्ले था ये। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले।
ये क्या करता था कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को आरंभ कर दिया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया था सूरत में किया था। ठीक है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की हुई थी तो लुई 14वें के काल में स्थापित हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है तो कोलबॉट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी दक्कन में। ओके। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन है पुर्तगाली, ठीक है, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऐसे याद कर सकते हैं PDEF, ठीक है, पुर्तगाली, डच, मतलब ई से अंग्रेज, इंग्लिश हो गया इंग्लिशमैन, और F से फ्रांसीसी। ठीक है, जैसे PDF होता है ना, PDF किसी चीज़ का, तो आपको PDF नहीं बोलना है, PDEF बोलना है। ओके, तो इससे ये ट्रिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि सही सुमेलन करना है यहाँ पे। तो पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच का अधिकार था, गोवा पे पुर्तगीज ने, ट्रैंकोबार जो था वो डेनिश देन का था, और मद्रास जो है वो डच का था। सद्रास यहाँ पे गलती से लिखा है लेकिन मद्रास होगा। ओके। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो मुर्शिद कुली खान था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो प्लासी का जो युद्ध था उसको क्या किया गया कि ब्रिटिश प्रभुत्व का वो प्रारंभ हो गया। कब हुआ था तो प्लासी का युद्ध हुआ था कब, बताइए आप लोग। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून, चलिए मैं ही बता, 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हो गया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। आगे देखते हैं कि अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कार्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया तो रॉबर्ट क्लाइव ही था। ठीक है, प्लासी का युद्ध का मैदान अवस्थित है कहाँ पे, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, प्लासी वहीं पे स्थान है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, 23 जून 1757। BPSC में पूछ दिया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी तो मीर कासिम था। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था तो बक्सर का युद्ध, अंग्रेज का जो है ना बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी समय भारत में अंग्रेजों का क्या हुआ था, प्रभुत्व स्थापित हो गया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था तो दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था तो मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट किसने प्राप्त की थी तो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो प्रदान की किसने तो मुगल सम्राट, वहीं शाह आलम द्वितीय जो था उसी ने मुगल सम्राट था, उसी ने क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दी। ठीक है, वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी राइट दिए गए लॉर्ड क्लाइव को, मतलब इसके शासनकाल में ये जो समय जो गवर्नर था तो दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी राइट प्रदान की थी 12 अगस्त 1765, यानी कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी उसमें इन्होंने दे दिया था। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। और पहला इलाहाबाद की प्लासी नहीं, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसके बाद दूसरा मतलब
पहला जो इलाहाबाद की संधि हुई तो उसमें 12 अगस्त 1765 को हुई और उसी में दीवानी राइट दे दिया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए तो ब्रिटिश जो है वो खासी के संपर्क में आए। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बंडीवास का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध। बंडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। और 1759 में याद रखिएगा बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको सही सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। बंडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियांवाला का युद्ध हुआ था डलहौजी के विरुद्ध सिखों ने किया था। खुर्दा का विरुद्ध युद्ध जो हुआ था निजाम के विरुद्ध मराठों ने किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध अगर किसी ने किया तो वो मराठा साम्राज्य ने किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इससे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो तो क्वेश्चन देख करके ही पता चल गया होगा कि बिल्कुल आते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था? तो रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित है किससे? तो शुकर-चकिया मिसल से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और धार्मिक राजधानी पूछे तो वो अमृतसर थी। ओके, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से किया था। नेक्स्ट है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो खड़क सिंह हुए। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह था। नेक्स्ट देखते हैं कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका पेरिस में निधन हो गया। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सभी कथन ही सही है। कथन सही चूज करने को देगा। ठीक है, तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका पेरिस में निधन हो गया। ठीक है, पेरिस में इनका निधन हुआ था। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मार्शल थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1766 से 1769 के बीच हुआ था। हैदर अली था ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा के युद्ध में हराया था। तो सर आयरकुट ने हराया था पोर्टोनेवा के युद्ध में, और इसी युद्ध में क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद से टीपू सुल्तान उनके बेटे आते हैं। तो ठीक है, तो इनके बारे में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी और श्रीरंगपट्टनम में बनाई। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक दूतावास की स्थापित किए थे। तो विदेशों में टीपू सुल्तान ने किया था। ये फ्रांसिस का सहयोगी मित्र था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। पोलीलूर में हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की थी वो टीपू सुल्तान से की थी। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए कब? 1799 यानी कि चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुमेलित करना यहाँ पे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली क्या हुआ था? इसमें जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अनिर्णायक रहा, कोई निर्णय ही नहीं निकला। तीसरा में क्या होता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित होता है और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे देता है। चतुर्थ में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और युद्ध के मध्य में ही दिवंगत हो गया था, मतलब मर गया था। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। अब आई थिंक फ्रेश दिख रहा होगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पे? तो सरगना में कराया। सही कथन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में राजा सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया। टीपू सुल्तान शारदा देवी मूर्ति के निर्माण के लिए धन देता है। जो हिंदू देवी हैं उनको वो धन देता है। तो कहीं ना कहीं वो मतलब कट्टर नहीं था अपने धर्म के प्रति, ऐसा भी बोला जा सकता है।
ये आप मेंस के जो प्रश्न है उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है टीपू सुल्तान की धार्मिक कट्टरता के बारे में। तो आप लोग जब डिटेल्स में पढ़िएगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सही कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था। ये मीर जाफर जो था इसने क्या हुआ था कि षड्यंत्र रचा था, मतलब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर कब थे, गवर्नर जनरल कब बने, फिर वायसराय कौन बने। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध से जोड़ा। कौन, लॉर्ड डलहौजी ने। ओके। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी कि सेफ्टी वॉल्व का जो नीति संबंध है वो वारेन हेस्टिंग्स से है। बंगाल में द्वैध शासन यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। और शुरू कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब से कब तक द्वैध शासन रहा, इसका आपको तो तिथि याद होनी चाहिए, 1765 से 1772 तक रहा। ठीक है, मतलब कि कर्तव्य जो भी होंगे राजा के वो कौन निभाएंगे, उस समय बंगाल के जो राजा हैं, सॉरी मुगल सम्राट जो है वो सम्राट जो है वो करेंगे, और बाकी मतलब ज़्यादातर तो बंगाल में ही। ठीक है, तो और बाकी जो भी राजस्व जो वसूले, मतलब पैसे वाला जो भी काम होगा, रुपया पैसा राजस्व वाला जो काम होगा वो कौन करेगा, सैन्य वाला और राजस्व वाला जो काम होगा वो करेगा अंग्रेज। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स पे यहाँ से जब ये गया तो इन पे विरोध का मतलब महाभियोग चलाया गया, और फिर इनको बाद में इनको वरी भी कर दिया गया। ठीक है, और महाभारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। ठीक है, न्यायिक संगठन के लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल कोड यानी कि कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम, जिसको हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज या आईसीएस जो यूपीएससी है उसको नाम से जाना जाता है। तो कर्नावालिस उसको जनक को माना जाता है। लॉर्ड कर्नावालिस की जो कब्र स्थित है वो गाजीपुर में स्थित है। तो था वो ब्रिटेन का, लेकिन इसका जो कब्र जो है वो गाजीपुर में ही रह गया। इंडिया इतना इसको भाग गया कि बेचारा मरने के बाद भी बेटा तो इंडिया में ही रहा। कोई नहीं। 1802 ईस्वी की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे वसीन की संधि पे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सहायक संधि को क्रियान्वित किया तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। सहायक संधि को व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था, हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद, मैसूर तथा अन्य सिंधिया तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक करने वाले संबंधित राज्यों का क्रम है हैदरा, ठीक है, मैसूर, उसके बाद से अवध तथा सिंधिया। हैदरा, मैसूर, HMAS, ठीक है, HMAS, ये जो हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक जो था वो, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वो अवध का नवाब था। नोट करके दिया, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य पूछा जाए, ठीक है, वेलेस्ली का स्पेशल पूछा जाए तो वो जो होगा वो हैदराबाद होगा। ठीक है, और सहायक संधि ऐसे जो हुआ था उसको स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था अवध का नवाब था। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं किया था, तो इंदौर के होलकर राज ने स्वीकार नहीं किया था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता को स्थापित करना। आगे देखते हैं कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में जो साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश फतह का फायदा रखी कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था।
आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो संगोली की जो संधि के साथ वो समाप्त हुआ। हेक्टर मुनरो जो था वो बक्सर के युद्ध के समय संबंधित था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। ओके। लॉर्ड कर्नवालिस जो था वो तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, याद रखिएगा, तब था। ओके, सॉरी, हाँ, 1790 से 92। ओके। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। टॉमस मुनरो जो था वो टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर है 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन में ले लिया था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बोला कि यहाँ पे जो मतलब कुशासन हो रहा है, सही से शासन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, उसको आरोप लगा करके अपने राज्य में मिला लिया, मतलब वहाँ का ब्रिटिश मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ओके। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है तो लॉर्ड कर्नवालिस है। ठगों के दमन से कौन संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन था। सती प्रथा पर पाबंद विलियम बेंटिक ने लगाई थी। कब लगाई थी? तो 1833 ईस्वी में लगाई थी। सॉरी, 1833 नहीं, 1829 में लगाई थी। ठीक है। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा की समाप्ति की गई थी, 1829 में की गई थी। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 ईस्वी से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय हुआ, कैसे? तो कुशासन के कारण विलय हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य के अवध का विलय हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। सही है, सुमेलित है। यहाँ पे 1849 में पंजाब का विलय हुआ, 1848 में सतारा का विजय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में करौली का विलय। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी तो लॉर्ड डलहौजी था। विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों में विलय के सही क्रम है। सतारा है, संबलपुर है और झांसी है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई तो लॉर्ड एलन बेरो के समय में सिंध विजय संपन्न हुई। सिंधों पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। कब किया था? तो 1843 में किया था, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। अवध का जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो जेम्स आउटरम था। भारत में पहले रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह क्या था? उसका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। कब? 1853 में बिछाई गई थी। और कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने के बीच में। लंबाई कितनी थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत में प्रथम रेल लाइन जो निर्माण हुआ था बम्बई और थाने के मध्य में। पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 में। वह कंपनी जिसने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो क्रियान्वित किया गया था, जो शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में माना जाता है। और इस समय ईश्वरचंद विद्यासागर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका निभा रहे थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में इलाहाबाद को पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। प्रथम वायसराय और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया? 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने कर दिया। जब 1857 की क्रांति हो जाती है तब महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था कौन था? एलन बैरो था। लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी था वो व्यक्तिगत सिद्धांत, मतलब कि राज्यों को कोई उत्तराधिकारी, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ उत्तराधिकारी नहीं है तो अपने में उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व होगा। ठीक है।
तो ये व्यापगत का सिद्धांत था। लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था 1829 का 17वां रेगुलेशन जो था, ठीक है, कौन, सती प्रथा का निरोध करना, ठीक है। तब उसको क्या करना कि सती प्रथा को जो मतलब उस पर रोक लगाना, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था, ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। पेशवाई को समाप्त किया था 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। सर जॉन सॉर जो थे वो निष्क्रियता के सिद्धांत से संबंधित थे, ठीक है। लॉर्ड एलन बेरो जो था वो सिंध का विलय इसी ने किया था, मतलब इसी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, और लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। सही सुमेलित करना है तो लॉर्ड डलहौजी जो था अवध का यहाँ पे भी विलयीकरण। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लिटन जो था वो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा तो जॉन लॉरेंस था, ठीक है। और निष्क्रियता के संबंधित में जो है वो सर जॉन सॉर था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ओके, लगभग 1881 के करीब में। और वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई, तो लॉर्ड मेयो के समय में ही कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो को क्या किया गया था कि हत्या कर दी गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक कौन रहा, तो लॉर्ड लिनलिथगो का नाम आता है। लॉर्ड कर्जन द्वितीय मतलब सर्वाधिक कार्यकाल रहा है लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद जिसको श्वेत विद्रोह भी बोला जाता है, यूरोप के लोगों क्या था, तो ये यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से ये इल्बर्ट बिल विवाद था। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के दौरान घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासक को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया था किसने, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ऐसे करके मतलब लॉर्ड रिपन उस समय थे, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, स्थानीय लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो क्लाइव जो था वो बंगाल में दोहरा शासन लगाता है 1765 से लेकर के, जिसको द्वैत शासन 1765 से 1772 तक। बेंटिंक जो है, बेंटिंक के समय में ही अंग्रेजी शिक्षा का मतलब विकास होता है। मेटकॉप जो था वो प्रेस पर से प्रतिबंध हटा देता है, जिसको प्रेस का मुक्ति इंडिया प्रेस का भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था 1829 में सती प्रथा का निषेध करता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है वो स्वायत्त शासन का मतलब इससे संबंधित है। लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो जीके गोखले ने कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आएंगे, फिर उसके बाद से लॉर्ड हार्डिंग आएंगे, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आएंगे और फिर लॉर्ड इरविन आएंगे। फुट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी बंगाल विभाजन के समय। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो मुसलमानों को जीतने व उनसे कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, तो लॉर्ड मिंटो, वहीं मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाला, ठीक है।
भारत का एकमात्र यहूदी शासक यहूदी वायसराय था लॉर्ड रेडिंग था। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स जो 1853 के करीब मतलब डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन था। इल्बर्ट बिल भी रिपन के समय आया था। ठगी का दमन था वो विलियम बेंटिंग से था। और रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। भारत की जो राजधानी है, लॉर्ड हार्डिंग जब था तो महारानी विक्टोरिया यहाँ पे इंडिया में आई हुई थी। और उस समय क्या हुआ कि मतलब जो राजधानी था वो कलकत्ता से क्या किया गया, दिल्ली उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। आगे देखते हैं, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के संबंध में है। बंगाल में जो दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव के संबंधित है। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी है चार्ल्स कर्नावालिस, ठीक है। या फिर उसको कर्नावालिस भी बोला जा सकता है। मतलब बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन जो हुआ था वो चार्ल्स कर्नावालिस, कर्नावालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्विस था। ओके। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चार्टर्ड एक्ट जो 1833 में जो भारत का अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्विस। ओके। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय 1858 के अधीन, मतलब अब भारत का जो होगा वो वायसराय होगा, ठीक है। तो वायसराय होगा तो गिलबर्ट जॉन इलियट मर्रे की निमांड मिंटो का अर्ल, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत द आर्कीबाल्ड परसिवल वेवेल बाईकाउंट और अर्ल वेवेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो टॉपिक जो है वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। इसको देखेंगे। तो इसको देखेंगे तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस, ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस जो है वो भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधियां जो होम चार्जेस की संगठन थी, लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज अधिकारी जो कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने तो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। मतलब काम करेंगे अंग्रेजों का, और जो भी पेंशन और जो भी उसका वेतन जो होगा कहाँ से दिया जाएगा, भारत की राजस्व से दिया जाएगा, भारत से दिया जाएगा। और सारा काम वो लोग किसका करते थे, अंग्रेज का ही ना करते थे। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंसेस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं, उसका कारण क्या था, तो भारी उद्योगों का अभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था किसने, तो लॉर्ड कर्नावालिस ने किया था, ठीक है। इसी को रैयतवाड़ी भी बोला जाता है। इस्तमरारी को रैयतवाड़ी भी बोला जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किया था किसने, तो लॉर्ड कर्नावालिस के प्रशासन काल में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ जो है वो मतलब परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था वो लॉर्ड कर्नावालिस के समय शासनकाल में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किया गया था तो जमींदारों से किया गया था। लॉर्ड कर्नावालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब किया गया था, 1793 में किया गया था। चिर अस्थाई बंदोबस्त जो था वो 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था, क्यों नहीं किया, इसका कारण क्या था, तो एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, वो ऐसे था कि 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। और आपको बता दें कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो आपका 10/11 भाग जो होगा वो किसका होगा, वो अंग्रेजों का होगा, और 1/11 जो होगा वो जमींदारों का होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यहाँ पे भरने के लिए दिया हुआ है रिक्त स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कहा जाता है। तो 1885 से, ठीक है, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया जाता है। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। और जॉन सोर का अगर नाम आता है, ठीक है, जॉन सोर, तो जॉन सोर का नाम आता है आपको इसमें क्या नाम है उसका, परमानेंट सेटलमेंट में आता है, अस्थाई बंदोबस्त में जॉन सोर का नाम आता है। जॉन शोर ने इसकी योजना बनाई थी, अस्थाई बंदोबस्त है ना, योजना जॉन शोर ने बनवाई थी। परमानेंट सेटलमेंट का योजना जॉन शोर ने बनाया था। और उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने वाला जो था, लागू जिसने किया था, वो लॉर्ड कर्नवालिस था, ठीक है। 1786 से 1793 तक ये मतलब 1786 से लेकर के 1700 आपको 1793 तक रहा, ठीक है। फिर 1805 में बनता है कौन, लॉर्ड कर्नवालिस। और 1805 में ही क्या होता है कि उसको मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी जो है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ कहाँ किया था, बंदोबस्त तो लागू किया था कहाँ पे, तो मद्रास और बम्बई में, बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। और सर्वप्रथम आरंभ जो किया था वो मद्रास में आरंभ किया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी कहाँ पे, तो रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में प्रचलित थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है। मतलब अस्थाई बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी आया, तो किसानों द्वारा लगान जो है वो टॉमस मुनरो ने लाया था, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने लाया था, सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को क्या करती थी, पट्टे पर पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा कि असम में सर्वप्रथम चाय की जो कंपनी है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था ड्रेन थ्योरी। इसमें इन्होंने कहा था कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जितना भी हमारा भारत में जो उत्पादित होता है वो क्या किया जाता है, यहाँ से ब्रिटेन भेज दिया जाता है। ब्रिटेन, इधर ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को भेज दिया जाता है, मतलब निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल बदले में क्या मिलता था, इधर से कुछ नहीं मिलता था, कुछ नथिंग, कुछ नहीं मिलता था। तो वहीं क्या था, अपवाह सिद्धांत था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन थे, तो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे वो दादा भाई नौरोजी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आरसी दत्त थे, ठीक है। तो वो कैसे, तो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक, मतलब उपनिवेशवाद, ठीक है, ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया, तो ये फिर क्या करते थे ना, आर्थिक रूप में उसको क्षति पहुंचाते थे। यहाँ का सारा संपत्ति ले जाकर के ब्रिटेन में राज करते थे, ले आते थे भाई। और क्या होता था कि इंडिया को उससे कुछ नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, उसका क्रिटिसाइज किया। आलोचक ये क्रिटिसाइजर थे, उनका आलोचना ये करते थे। बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त एवं एमजी रानडे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत का विश्वास कौन नहीं रखता था, तो सर सैयद अहमद खान ही एक ऐसे पर्सन थे जो बोलते थे कि नहीं, दादा भाई नौरोजी जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि वह जिन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था किसने, तो कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था।
1857 की क्रांति बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसको मैं देखूं मतलब इसको हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं हम लोग क्या कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भार देखिए, ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सोच रहा हूँ मैं, 1 या 2 वीडियो में सारे मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आना ही आना है, इससे अधिक इससे बाहर कोई प्रश्न आया ही नहीं है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया था। कब किया था? तो दिसंबर 1856 में किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, जैसे कि चर्बी लगा कारतूस। मंगल पांडे की जो घटना हुई थी कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था किसको? बख्त खान को दिया था। जो बख्त खान जो बाद में सेनापति बनता है, किसे? बहादुर, वही दिल्ली जब सारे सिपाही यहाँ से चले जाते हैं, सारे लोग चले जाते हैं जो विद्रोही थे, तो बख्त खान उसका सेना का नेतृत्व मतलब संचालन करता है। 1857 को की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 की जो क्रांति है संग्राम के संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था किसको? दिल्ली को पुनः, मतलब फिर से उसको क्या किया? फिर से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता, एक सेकेंड, हाँ, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना जो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो वाराणसी है। 1857 की बरेली का विद्रोह का नेता खान बहादुर था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसको? फिलिप ह्यूरोज नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी कौन? बेगम ऑफ अवध, ठीक है। 1857 विद्रोह जो लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था बेगम ऑफ अवध, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल थी वो, ठीक है। इलाहाबाद में जो है 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो तात्या टोपे था। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के थे। वर्ष 1857 इसके विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया, तात्या टोपे। इनके मित्र ने इनको, मतलब ये भूमिगत थे जब अंडर, तो उसके मित्र ने क्या हुआ कि गलती से मतलब धोखे से इनको बुलवा करके मरवा दिया। 1857 के क्रांतिकारियों में जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, तो इन्हीं तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध है कि यहाँ से? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना से 1857 संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे, ठीक है। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था कहाँ? जगदीशपुर में था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कौन था? तो कुंवर सिंह था। जगदीशपुर के राजा थे कौन? कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आगरा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर में नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 की अंग्रेजों से संघर्ष किया था किसने? तो सादत खान ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदालुल्लाह शाह, मौलाना फजेल हक,
खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्जा गालिब थे। आप लोगों ने मिर्जा गालिब का शायर बहुत सारा सुना होगा। और सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान कहाँ था? तो आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह तो बाद में आते हैं ना, 1900 उनका 24 के करीब में उनका एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से वो मतलब फिर जुड़ते हैं, फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन से जुड़ते हैं वो। ठीक है, आगे वो सब देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल जो थी, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला से संबंध नहीं था, तो उधम सिंह संबंधित नहीं था। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। ये अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया करते थे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, साहूकार तथा जमींदार ने ये भाग नहीं लिए थे। ओके, खेतीहर मजदूर लिए थे, ठीक है, साहूकार नहीं लिए थे, कृषक लिए थे और जमींदार नहीं लिए थे। तो खेतीहर, मजदूर और कृषक भाग लिए थे। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ जो था वो प्रभावित नहीं था। बिहार के दानापुर, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, कौन था? तो मुंगेर था। सही सुमेलित करना यहाँ पे, बख्त खान जो था वो दिल्ली से संबंधित था। ठीक है, सेनापति बना ना। मौलवी अहमदुल्ला जो थे अवध से थे, और जो कुंवर सिंह थे आरा से, नाना साहब थे कानपुर से। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी जो है वो लक्ष्मीबाई है, लखनऊ का बेगम हजरत महल, और कानपुर से अजीमुल्ला खान, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। फिर यहाँ पे मिलान करना, क्रांतिकारियों के नाम है, कौन जगह कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से थे, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो लखनऊ से थे, मनी राम दीवान जो थे वो असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग था। ओके, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है, तो आएगा तो उसका पामस्टर्न था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो जॉन बेनेट हेरसे था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और यहीं इलाहाबाद से घोषित किया जाता है कि सम्राज्ञी, मतलब भारत की जो सम्राज्ञी होंगी वो कौन होगी? वहीं आपको महारानी विक्टोरिया होंगी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉन्ट पामस्टर्न थे। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः असफल रहा, क्यों रहा? तो किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ओके, आगे तो ये आगे जो प्रश्न है ये है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ठीक है, मतलब अगर यहाँ के शासक अगर एक हो जाते, ठीक है, और खुद की मतलब फायदे की भावना से खुद के राज्य की विस्तार से अगर लड़ाई नहीं करते एक दूसरे से आपस में, तो यहाँ से अंग्रेज कब का भाग गए होते। ठीक है, अंग्रेज कब का यहाँ से इंडिया से उनको भगा दिया गया होता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो इसमें से जो मतलब अपना जीवन लखनऊ में खो दिया था, जो मतलब मौत के घाट उतारे गए थे, तो जनरल नील था, मेजर जनरल हैवलॉक था तथा सर हेनरी लॉरेंस जो था उसको मतलब क्या हुआ कि सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, इन तीनों को लखनऊ में क्या किया गया था? इनको मतलब मार दिया गया था। ठीक है, निकोलसन इसमें से नहीं होगा, निकोलसन जनरल नील होगा, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस को क्या किया गया था कि मार दिया गया था।
1857 में कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये बात मतलब देखना है, ठीक है। का कारण दिया है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, ठीक है। तो ये कथन और कारण का जब भी प्रश्न है तो बस क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि कथन की जो भी वाक्य है, जैसे कि एक सेकंड में फिर से करता हूँ, हाँ। ये जो है ना, जो भी वाक्य है कथन का, उसको क्या करना है कि लास्ट के समय में यहाँ पे क्योंकि जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि जोड़ना है। और जो भी कारण है वहाँ लास्ट में इसलिए जोड़ना है और देखना है कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मैच करते हैं। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। फिर से देखते हैं, अब इसलिए करके देखते हैं। बहादुर शाह जफर के कारण पढ़ेंगे, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, इसलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। मैच कर गया दोनों लाइन, दोनों सेंटेंस एक दूसरे का मतलब स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है वो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वीडी सावरकर ने ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन था, तो एस.एन. सेन था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान था। 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान, ठीक है। और तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है, आर.सी. मजूमदार ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है, तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ऐसा लगा था कि अंग्रेज को एकदम पूरा ये लोग भारत से भगा करके ही रहेंगे, तो अंग्रेज की जो शासन प्रणाली थी उसको मृत प्राय बना दिया था। और यही 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में महारानी जो विक्टोरिया थी उनके हाथ में भारत का सम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया और उनके हाथ में पूरा क्राउन के हाथों में चला गया, पूरा शासन जो था क्राउन के अंदर में चला गया। और वहीं से वायसराय का एक कॉन्सेप्ट आया कि मतलब गवर्नर जनरल नहीं होंगे भारत के, अब भारत के वायसराय होंगे, ठीक है। जो डायरेक्ट वो किससे मतलब हेल्ड कौन करेगा, वहां से जारी करेगा कौन, महारानी विक्टोरिया करेंगी, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया ने भारत में प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को की थी। और सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों दिए जाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, जैसे कि रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त की जाएगी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो था, उत्तराधिकार का मतलब कानून लगा करके हड़पे जाते थे, उसको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया जो हैं, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से किसी भी विचारों का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। मतलब कि एक बार फिर से मैं बता दूं, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ठीक है, वही उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि पब्लिक सर्विस आयोग जो थी, पब्लिक सर्विस आयोग जो थी वो जैसे कि पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। देखिए पील आयोग जो है ना वो सैन्य संगठन से, भारतीय फौज संगठन मतलब जैसे ही 1857 की क्रांति हुई
तो क्या किया कि पहले 5:1 था, ठीक है, 5:1, मतलब कि 5 यहाँ पे इंडियन सैनिक रहेंगे तो एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा, 5 इंडियन पे एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इस अनुपात को बदल करके 3:1 कर, सॉरी, 2:1 कर दिया गया, ठीक है, मतलब दो भारतीय रहेंगे तो उस पर एक अंग्रेज अधिकारी रहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित पीला आयोग है, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से किया था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से? गोरखा से किया, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था, ठीक है। और अवध से क्यों नहीं किया, बंगाल से क्यों नहीं किया? क्योंकि पता था भाई यहीं से तो सबसे ज़्यादा, अवध से ही तो सबसे ज़्यादा मतलब अंग्रेजों को भगाने, मतलब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, तो सोचे कि भाई इन लोगों को अभी नहीं रखेंगे हम, ठीक है, इन लोगों का मूड खराब है अभी, ये लोग फिर रखेंगे तो फिर विद्रोह कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अन्य जन आंदोलन देख लेते हैं कौन कौन से हुए। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। कौन, किसका? तो नील उपद्रव का हुआ था, ठीक है। 1857 के बाद ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ था। ओके, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, वो सन्यासी विद्रोह पे है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1877 के करीब, 1877 के करीब में। आप लोग एक बार कंफर्म हो जाना, ठीक है। वह विद्रोह, देखिए एक चीज़ और, अगर मैं कोई प्रश्न करता हूँ या फिर मैं बोलता हूँ कि आप लोग कंफर्म हो जाना, तो इसका मतलब इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग कम से कम गूगल कीजिएगा, और गूगल कीजिएगा या किताब खोलिएगा, इसी बहाने एक के बहाने 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ। और आप लोग कमेंट करने से भी डरते हैं। अरे डरिए, गलती ही है तो कोई दूसरा मेंबर उसको कोई सही कर सकता है, तो डरिए मत, आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। जहाँ पे अगर हो सके मैं भी मतलब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे फिर मेरे से भी कुछ अगर मतलब टंग स्लिप हो जाए, या फिर मैं भी कोई, अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाए, भगवान तो हूँ नहीं, तो मतलब गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, ताकि किसी का मतलब और किसी को भी पता चले। और कम से कम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपनी राय बताइए, और जो गलती है उसको सुधारने में मदद कीजिए एक दूसरे का, ठीक है। मेरे से भी गलती हो जाती है तो फिर आप लोग उसको मतलब बताइए। ऐसे कि 1-2 कमेंट भी आया था जहाँ पे मेरे से चूक हुई थी, तो उन कमेंट में मिला था मेरे को, तो फिर वो सही है ना, वो अच्छा है, ठीक है। तो करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया है, तो सन्यासी विद्रोह में किया है। मुंगेर के बरहिया तयाल विरोध का उद्देश्य था बकास भूमि की वापसी की मांग करना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? तो गारो का था। पागलपंथी विद्रोह का जो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, कौन था? तो गारो था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने की थी। फराजी ने विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ था। फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पे? केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, किसने? तो महाराष्ट्र में रामोसी और गडकरी, ये दोनों आते हैं ना, रामोसी और गडकरी, तो टाइटल से भी आप लोग बना सकते हैं। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक का जत्था का स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह कौन सा था? तो पश्चिमी घाट था। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो ये भी कोल्हापुर, ये भी महाराष्ट्र में ही आता है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का था, ये था कौन? खोंद था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है। ये लॉर्ड हार्डिंग ने मानव बलि का क्या किया था, उस पर रोक लगाया था। ओके, आगे देखते हैं। कोल विद्रोह जो 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जो है बुद्धू भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। वैसे व से बघेरा, व से बड़ौदा, ठीक है।
ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू एवं भैरव चांद ने किया था संथाल विद्रोह का। ठीक है, 1855 में हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो मेजर बारो को हराया था, और ये संथाल यही थे जो तीर धनुष से लड़ाई को लड़ते थे। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी तो भील विद्रोह हुई थी। सबसे ज़्यादा भीलों की संख्या मतलब महाराष्ट्र से संबंधित है भील। ठीक है, ऐसे भी करके याद रख सकते हैं उसको। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक उच्च सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था किसने? गोविंद गिरी ने किया था। उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये रांची था। आगे देखते हैं कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने किया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझाकरण मुहैया कराया वो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण था। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था। खैरवार आदिवासी विद्रोह हुआ था 1874 में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई था। नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन के दंगों तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या हुआ था? संताल विद्रोह हुआ था, फिर सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे। मोपला विद्रोह है 1921 में केरल। ठीक है, फिर पाबाना विद्रोह जो है बंगाल से है। एका विद्रोह अवध से, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था, सुमेलित है यहाँ पे। तो एक तरफ तिथियां हैं, जैसे बैरकपुर का विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बरहामपुर का विद्रोह जो हुआ था 18 फरवरी 1857 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह जो हुआ था जुलाई 1806 में हुआ था। कुका विद्रोह जो है पंजाब में। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। कुकी जो है वो त्रिपुरा में। अहोम जो है वो गोमथर कुंवर से संबंधित है। ताना भगत जो है वो जतरा भगत से संबंधित है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 1914 में किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे तो जोड़ानांग थे। ठीक है, वीडियो को जरूर देखते रहिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और देख करके एक बार में ही इसको ख़त्म कर लीजिए, तो फिर जो छूट जाता है वो छूट ही जाता है। ठीक है, आगे वाला टॉपिक देखते हैं हम। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, किस किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे रूल्स बनाए, कैसे कैसे स्कूल कॉलेज खोले, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, कलकत्ता में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। दादा भाई नेहरूजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिसने पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता जो प्रदान की गई थी, कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का सर्वप्रथम अंग्रेजों में अनुवाद किया गया था, सर विलियम्स जोन्स ने ही किया था। ठीक है, और भगवत गीता का कौन किया था? विल्किंस ने किया था। और शकुंतला का अनुवाद जो अंग्रेजी में किया था सर विलियम्स जोन्स ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, आधुनिक शिक्षा अंग्रेज इसलिए बढ़ाना चाहते थे और उसका प्रसार का मुख्य उद्देश्य यही था कि कम वेतन पे, ठीक है, छोटे प्रशासनिक पदों पे शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता जो पड़ती थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, तो चार्टर अधिनियम 1813 का जो आया था उस समय दिए गए थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो है चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड
मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पे जोर दिया गया था। हंटर कमीशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के स्थापना हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को हुई थी। सैडलर आयोग जो था वो शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले जो संबंधित था अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, वहीं 1800 मतलब 33 के करीब में, और 1800 उस समय जो लॉर्ड मैकाले जो उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं ये। ओके, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोन्मुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था, शिक्षा के क्षेत्र से था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब एक बार फिर से ये मैं आपको बता दूं कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी ओके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से ही पड़ी थी। ओके, और भारत में क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ठीक है, की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में हुई थी। जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वह है डीके कर्वे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे कौन? बीजी तिलक थे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, किसने? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ इन्होंने मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और ये वाला प्रश्न जो है एक बार फिर से बताता हूँ मैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वो हिंदू कॉलेज कोलकाता की हुई थी। ठीक है, और हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के किया था इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही किया था। आगे देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था कब? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास जो है वो किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय को घोषित किया गया था कौन? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को घोषित किया गया था। पॉइंट देखेंगे कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, कैसे कैसे प्रेस का विकास हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? तो बंगाल गजट था। ठीक है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था 1780 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं वेलेजली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को परिवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन था। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया तो लॉर्ड रिपन के समय कर दिया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित राजा राम मोहन राय करते थे। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कहाँ से? तो कोलकाता से होता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था?
कलकत्ता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में हुआ। गदर पार्टी का जो पत्र गदर था क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था। और गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, हाँ, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। एक प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से समाचार प्रारंभ किया था, उसका नाम था वो केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो केसरी था। ओके, आगे देखेंगे। और यही बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो मतलब अपने पत्रकार होते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए वो जेल भी गए थे। ओके, आगे प्रश्न देखेंगे। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो बंगवासी, काल तथा केसरी, यानी कि ये भी करते थे। बाल गंगाधर तिलक भी ये किया करते थे, आलोचना करते थे कांग्रेस की कि कांग्रेस जो है, चूंकि नरम दल के नेता लोग कांग्रेस में ज़्यादातर सम्मिलित थे, गरम दल के नेता ये बाल गंगाधर तिलक थे, बोलते थे कि नहीं, आप पहले डायरेक्ट प्रोटेस्ट करो, क्यों प्रेयर करना भाई, अपने ही देश में, अपने ही घर में किसी और कोई आदमी आ जाता है तो उससे क्यों प्रेयर करना भाई, क्यों? हम लोग तो कर सकते हैं ना, मतलब हम लोग उसको भगा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोटेस्ट करो ना, क्यों प्रेयर करना, क्यों पिटीशन देना? तो इसलिए ये मतलब आलोचना करते थे कांग्रेस का। कांग्रेस का काम क्या था, ट्रिपल पी पे काम करते थे। सबसे पहले प्रेयर करते थे, फिर प्रेयर से नहीं मानता था अंग्रेज तो पिटीशन करते थे, और जब ये दोनों से नहीं मानता तब प्रोटेस्ट पे बैठते थे, वो भी शांत तरीके से। और डायरेक्ट जो भी गरम दल के जो नेता थे वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है, केवल ओनली पी पे काम करते थे। ओके, नेक्स्ट है कि वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, संध्या, युगांतर तथा काल। ठीक है, सोम प्रकाश समाचार पत्र का समाचार किसने शुरू किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन? तो लीडर था। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, किसमें? तो उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था, द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के जो पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। ओके, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का जो है शुभारंभ किया गया, होम रूल पार्टी ने इसका शुभारंभ किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियोट था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ह से हिंदू पैट्रियोट और ह से हरिश्चंद्र मुखर्जी, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अंग्रेजी समाचार साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था, वंदे मातरम के साथ संबंध जो किया था तो अरविंद घोष थे। ओके, आगे देखते हैं। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह है इंडियन नेशन था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई थे, स्वदेश वाहिनी। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू से, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, तो मिलान सही है ये। भारत मित्र जो है हिंदी है, राष्ट्रमत जो है मराठी है, प्रजा मित्र गुजराती, नायक बंगाली। दैनिक आज जो है शिव प्रसाद गुप्ता से संबंधित है, द लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, और द पायोनियर जो है वो जॉर्ज एलन। ओके, नेक्स्ट है कि कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह है प्रताप। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में प्रताप के द्वारा क्या हुआ था कि वो उसको चर्चा का विषय बना दिया था। हरिजन के प्रारंभ करता थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी हरिजन के प्रारंभ करता थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा शुरू किए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया। कहाँ से? तो पूना, वर्तमान पुणे से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था किसने? बी आर अम्बेडकर ने किया था।
अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल कॉमरेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद ने उसको प्रकाशित किया था। ठीक है, और मीरातुल अखबार एक और आएगा ना, मीरातुल अखबार, तो वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, फारसी में लिखते थे, वो फारसी में प्रकाशित होता था। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया था वो वंदे मातरम था। ओके, आगे देखते हैं कि हिंदू जो है वो जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक थे। सुधारक जी के गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया जो थे वो दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट, और न्यू इंडिया भी जो है वो एनी बेसेंट। ठीक है, लीडर जो है मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस जो है वो टी.एस. नायर। नेक्स्ट देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो अल हिलाल से है संबंधित, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक केसरी। ठीक है, कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे नवजीवन जो है वो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था, महात्मा गांधी से संबंधित है। स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एन.सी. केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया से संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक केसरी से, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, बी.आर. अम्बेडकर मूक नायक, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है वो रफ्त गुप्तार जो राष्ट्र गुप्तार जो है दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं कौन कौन सा है। तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार जो थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे। होम रूल आंदोलन जो हुआ था उस समय ये दोनों पत्रिकाएं एनी बेसेंट ने निकाला था। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया को किया, अरविंद घोष वंदे मातरम, और ब्रह्म बाधव उपाध्याय जो है वो संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। ओके, संबंधित हैं। सही सुमेलित थे। ऐसे डांगे ने द सोशलिस्ट को किया, मुजफ्फरपुर अहमद नवजुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, एन सुंगर वरेलू जो थे लेबर किसान गजट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तीसरे प्रश्नों को देख रहे हैं हम। सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में देखेंगे 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वो बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियाँ, उदार राजवाड़े थे। ओके, फिर यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, तो फिर वही वाला ट्रिक लगा, यहाँ पे क्योंकि लिखेंगे और यहाँ पे इसलिए लिखेंगे। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। ए और आर जो ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, कुलीन, जमींदार, नवीन, धनवान, व्यापारी, शिक्षित हिंदू, मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म्स में एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, ये मतलब केशव चंद्र सेन का संबंधित है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक ईश्वरवाद पे, यानी एक ही ईश्वर है उसी पे। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, यानी पश्चिमी शिक्षा का।
ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों के व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, ब्रह्म समाज। ओके, और इसकी स्थापना किसने किया था बताइए? अभी तो मैंने बताया केशव चंद्र सेन होंगे। ओके, बता दिया मैंने, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। 1893 में शिकागो गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी राम विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दयानंद सरस्वती और स्थापित है आर्य समाज, और आर्य समाज का स्थापना वर्ष 1875 है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज के द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, कहा था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्य नहीं है, कहा था स्वामी दयानंद ने कहा था। 1875 में इसने आर्य समाज की स्थापना किया था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले तुलसीदास आए, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और फिर स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना जो किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक MG रानाडे थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान का मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को माना जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 में। नेक्स्ट है कि उसका प्रधान संबल यानी कि प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका अधिवेशन से बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतित व्यक्ति है महादेव गोविंद रानाडे हैं, MG रानाडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सही कथन क्या है? तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की मतलब नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों का काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। विनोबा भावे।
ठीक है। 1856 में कानून पारित हुए वह है धार्मिक और सुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, कौन थे? तो ईश्वरचंद विद्यासागर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। कथन यहाँ पे चूज करना है कि 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया और 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1843 के एक्ट में 5वें ने 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया था किसको? गुलामी की दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की उम्र न्यूनतम कर दी गई थी 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। इन तत्वों से संबंधित है BM मालाबारी थे। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। शारदा एक संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP वॉलटवेस्की ने किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया। थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित है एनी बेसेंट से। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम से संबंधित है। आगे देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला ही है। तो ब्रह्म समाज जो है कलकत्ता, मानव धर्म सभा जो है सूरत, आज साम्राज्य मोमडौली और नदवा उल उलमा जो है वो लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको भी सही सुमिलित करना है। तो ये जो है सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले, मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान। कॉलेज अलीगढ़ जो है वो तत्वबोधि सभा जो है ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ जो है वो सर सैयद अहमद खान है। तत्वबोधनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले हैं। MC सीतलवाड़ BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसका? वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बहुजन समाज का संस्थापक किसने किया था? तो बहुमत समाज का संस्थापक जो था वो मुकुंद राव पाटिल था। नाडारों तथा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए। कहाँ पे? तिरुनेलवेली में हुए। यदि भगवान अस्पृश्यता सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यहाँ पे मिलान करना है। राजा राम मोहन राय ने यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र ने यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं कौन कौन? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं राजा राम मोहन राय। सही कथन है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है तथा आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से हुई। ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों में ही देशभक्ति की भावना विकास में सहायता दी। सही कथन यहाँ पे चूज करना है डॉक्टर
एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दारुल इस्लाम की स्थापना जो है वो मौलाना हुसैन अहमद ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ, कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार का। हाली पद्धति संबंधित थी, बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। तो चलिए, वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया। आशा करते हैं अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसा लगा ये लेक्चर, कैसा लगा ये एपिसोड, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर लेकर के बहुत जल्द ही कल सुबह तक या फिर आज देर रात तक मैं इस अगले एपिसोड को अपलोड करूंगा, जिसमें कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं मेरा टॉपिक होगा। और इसके आगे जो भी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आगे तक जो भी होगा मैं उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर ही बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम जो भी आपका ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, तो उसमें भी शेयर कीजिए। मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने टेलीग्राम के नीचे, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहाँ पे मेरे पर्सनल सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे मतलब उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए JSIQ एजुकेशन के सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद और इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।